क्या आप कभी पुरानी तस्वीरों को देखकर यह सोचते हैं कि वे किस कहानी को बयान कर रही हैं? एक तस्वीर सिर्फ एक फ्रेम नहीं होती, बल्कि उसमें एक युग की झलक, एक समाज की सच्चाई और अनगिनत अनकही कहानियां छुपी होती हैं। भारत के इतिहास में ऐसी कई तस्वीरें हैं जो हमें उस समय के संघर्ष, जीवन शैली और सामाजिक परिस्थितियों की गहरी समझ देती हैं। चाहे वह 1946 में एक दलित परिवार की कठिनाइयां हों या 19वीं सदी में असम के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की मेहनत, हर तस्वीर के पीछे एक कहानी है जो हमें अतीत के सच से रूबरू कराती है। तो आइए इन दुर्लभ ऐतिहासिक तस्वीरों के जरिए समय के पन्नों को पलटते हैं और भारत के बीते युग की अनकही कहानियों को समझते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह ऐतिहासिक फोटो 1946 के भारत के एक दलित जाति के परिवार की जीवन शैली और सामाजिक स्थिति को दिखाता है। इसमें एक पिता को दिखाया गया है जो दलित समुदाय का सदस्य है और अपने बच्चों और पिता के साथ एक झोपड़ी में रहता है। यह झोपड़ी तमिलनाडु के पूडलूर गांव में स्थित है, जो उस समय ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। फोटो में लग रहा है ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि उस दौर में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव चरम पर था। यह तस्वीर भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की कठोर वास्तविकता को दिखाती है और इस समुदाय के संघर्षों और अस्तित्व की लड़ाई को सामने लाती है। यह तस्वीर 1946 के दौर में मुंबई के गरीब इलाकों में रहने वाले दलित समुदाय के जीवन की कठोर सच्चाई को दर्शाता है। इसमें एक भारतीय महिला को उसके छोटे बच्चे के साथ एक झोपड़ी के दरवाजे पर दिखाया गया है, जो चौलों में स्थित है। चौलें उस समय श्रमिक वर्ग और निम्न जाति के लोगों के लिए बनाए गए तंग और अस्वास्थ्यकर मकान थे, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। यह फोटो भारत में जातिगत भेदभाव और गरीबी की गहरी सच्चाई को दिखाती है, जहां दलित समुदाय के लोग समाज के हाशिए पर जीने को मजबूर थे। यह तस्वीर 1910 के दशक में भारत में गरीबी और भिक्षावृत्ति की स्थिति को दिखाता है। इसमें कुछ भारतीय भिखारियों को संगीत वाद्य यंत्र वेद और एक बच्चे के साथ दिखाया गया है, जो संभवतः आजीविका के लिए सड़कों पर गाना बजाना कर रहे हैं। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव तथा बेरोजगारी के कारण गरीब और वंचित समुदायों के लिए जीवन यापन कठिन था। ये भिखारी पारंपरिक या लोक संगीत के माध्यम से भीख मांगते थे, जो उस दौर में आम प्रथा थी। यह फोटो औपनिवेशिक भारत में समाज के निचले तबके के संघर्षों को दिखाती है, जहां जीवन यापन के सीमित साधनों के कारण गरीब लोग अपने बच्चों के साथ सड़कों पर भटकने को मजबूर थे। यह फोटो 1946 में भारत में आए भयानक अकाल की मार झेल रही एक गरीब ग्रामीण महिला और उसकी छोटी पोती की दुर्दशा को दर्शाता है। यह तस्वीर भूख से पीड़ित लोगों की दयनीय स्थिति को दिखाती है, जहां भोजन की भारी कमी के कारण उन्हें घोड़े का मांस पकाने और खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। घोड़े का मांस, जो आमतौर पर भारतीय भोजन का हिस्सा नहीं होता, इस बात को दर्शाता है कि हालात कितने विकट थे और लोगों को किसी भी तरह से अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह समय भारत के लिए कठिन दौर था, जब द्वितीय विश्व युद्ध और बंगाल के विनाशकारी अकाल 1943 के प्रभावों ने लाखों लोगों को भुखमरी की कगार पर ला दिया था। यह फोटो दक्षिण भारत के मथुरा, जो आज मदुरै के नाम से जाना जाता है, उसके एक गांव की साधारण लेकिन महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करता है। इसमें महिलाओं और बच्चों के एक समूह को दिखाया गया है, जो ग्रामीण जीवन की पारंपरिक दिनचर्या का प्रतीक था। मदुरै, जो तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है, अपने मंदिरों, लोक परंपराओं और जीवंत ग्रामीण जीवन के लिए प्रसिद्ध है। इस तस्वीर में महिलाएं घरेलू कार्यों में व्यस्त हैं, जबकि बच्चे खेलते या अपनी माताओं के साथ समय बिताते हुए दिख रहे हैं। यह दृश्य भारत के पारंपरिक ग्रामीण समाज में महिलाओं और बच्चों की भूमिका, उनकी सादगी भरी जीवन शैली और आपसी सामंजस्य को दिखाता है, जहां समुदाय का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यह एक पुराने समय की तस्वीर है, जिसमें एक भारतीय मां और उसका बच्चा दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर मातृत्व, स्नेह और पारंपरिक भारतीय परिवारों में मां बच्चे के गहरे संबंध को दिखाती है। पुरानी होने के कारण यह तस्वीर 19वीं या 20वीं शताब्दी के
प्रारंभिक वर्षों की हो सकती है, जब भारत का समाज अधिक पारंपरिक था और महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू जीवन और बच्चों की देखभाल में लगी रहती थीं। मां की पोशाक, आभूषण और परिवेश से उस समय की सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों की झलक मिलती है। यह फोटो 1860 के दशक में पूर्वी बंगाल में धुनिया समुदाय के मुस्लिम सूती कपास छांटने वालों को दिखाता है। धुनिया पारंपरिक रूप से वह समुदाय था जो कच्चे कपास को साफ और तैयार करने का काम करता था, जिससे बाद में सूत बनाया जाता था। यह तस्वीर उन कारीगरों और उनके औजारों को दिखाती है जिनका उपयोग वे कपास को हल्का और मुलायम बनाने के लिए करते थे। उस समय भारत में कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से हस्तकला पर निर्भर था और धुनिया समुदाय इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह फोटो एक ऐसे दृश्य को दिखाता है जिसमें एक स्नैक बेचने वाला व्यक्ति और एक लड़का शामिल है। यह तस्वीर किसी सड़क किनारे, बाजार या गांव के किसी कोने की है जहां पारंपरिक स्नैक्स बेचे जा रहे हैं। स्नैक विक्रेता संभवतः स्थानीय व्यंजनों जैसे समोसे, पकौड़े, चना जोर गरम या मिठाइयां बेच रहा है, जो भारतीय स्ट्रीट फूड संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह तस्वीर भारत के रोजमर्रा के जीवन, सड़क किनारे खाने पीने की परंपरा और आम लोगों की आजीविका को दर्शाती है, जो छोटी मोटी दुकानों या ठेलों के माध्यम से अपने परिवारों का पालन पोषण करते थे। यह तस्वीर 1928 में दार्जिलिंग के एक सड़क बाजार में अखरोट या अन्य सूखे मेवे बेचने वाली एक लेप्चा लड़की को दिखाती है। लेप्चा समुदाय दार्जिलिंग और सिक्किम के मूल निवासी हैं, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक वेशभूषा और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। यह तस्वीर उस समय के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को दर्शाती है, जहां आदिवासी समुदाय के लोग छोटे पैमाने पर व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते थे। लड़की पारंपरिक लेपचा पोशाक पहने सड़क किनारे अपने ग्राहकों को सूखे मेवे बेचते हुए दिखाई दे रही है। यह तस्वीर उस दौर में भारत के पहाड़ी इलाकों में दैनिक जीवन, महिलाओं की मेहनत और स्थानीय बाजारों की जीवंतता को दिखाती है। यह फोटो 1928 में उदयपुर के एक सड़क किनारे काम करने वाले पारंपरिक साहूकार या स्थानीय वित्तीय लेन देन करने वाले व्यक्ति को दिखाता है। उस समय भारत में बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह विकसित नहीं थी और आम लोग, विशेष रूप से व्यापारी, किसान और श्रमिक, वित्तीय जरूरतों के लिए इन सड़क किनारे बैठने वाले साहूकारों या महाजनों पर निर्भर रहते थे। यह व्यक्ति संभवतः पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में हाथ में बही खाता लिए हुए दिखाई दे रहा है, जो तत्काल ऋण, सोने चांदी की लेन देन या धन विनिमय जैसी सेवाएं प्रदान करता था। यह तस्वीर तत्कालीन भारत के पारंपरिक आर्थिक तंत्र, स्थानीय व्यापार की कार्य प्रणाली और उस दौर के समाज में वित्तीय गतिविधियों की झलक प्रस्तुत करती है। यह फोटो 1870 के दशक में राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित प्रसिद्ध हवा महल को दिखाता है। हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ द विंड्स भी कहा जाता है, 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था और इसे प्रसिद्ध वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। इस महल की खासियत इसकी झरने जैसी बनी 5 मंजिला संरचना और जालीदार खिड़कियां हैं, जो महल के अंदर ठंडी हवा के प्रवाह को बनाए रखती हैं और शाही महिलाओं को बिना देखे बाहरी दुनिया को देखने की अनुमति देती थीं। 1870 के दशक की यह तस्वीर उस समय के जयपुर के स्थापत्य सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और शहर के राजसी वैभव को दिखाती है, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। यह तस्वीर न केवल राजस्थान की समृद्ध संस्कृति को दिखाती है, बल्कि उस दौर में फोटो खींचने की तकनीक और ऐतिहासिक इमारतों के दस्तावेजीकरण की प्रवृत्ति को भी दिखाती है। इस फोटो में असम की पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं को चाय की पत्तियां तोड़ते हुए दिखाया गया है। असम, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ब्रिटिश शासन के दौरान चाय उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बना। इस फोटो में स्थानीय असमिया महिलाएं संभवतः मेखला चादर या साधारण कामकाजी पोशाक पहने हुए दिखती हैं, जो सिर पर कपड़ा बांधकर चाय बागानों में मेहनत से काम कर रही हैं। उनके पास टोकरी है जिसमें वे ताजी चाय की पत्तियां इकट्ठा कर रही हैं। यह तस्वीर असम के चाय बागानों की मेहनतकश महिलाओं की जीवन शैली, चाय उद्योग में उनके योगदान और उस समय के सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश को दर्शाती है, जब चाय उत्पादन मुख्य रूप से श्रमिकों की कड़ी मेहनत पर निर्भर था।
इस तस्वीर में असम में पारंपरिक वेशभूषा में सजे पुरुषों को चाय की बोरियां बांस से बनी नावों पर लादते हुए दिखाया गया है। असम, जो अपनी चाय के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ब्रिटिश काल के दौरान चाय उत्पादन और निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। इस तस्वीर में असमिया पुरुष धोती कुर्ता या पारंपरिक वस्त्र पहने हुए हैं और हाथ से चाय की भारी बोरियां नावों पर चढ़ा रहे हैं, जिससे इन्हें नदियों के माध्यम से आगे के बाजारों या बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। चूंकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां परिवहन के मुख्य साधन थीं, इसलिए बांस की नावें चाय व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। यह तस्वीर न केवल असम के चाय उद्योग में श्रमिकों की भूमिका को दिखाती है, बल्कि उस समय के पारंपरिक परिवहन साधनों और व्यापारिक गतिविधियों की झलक भी प्रस्तुत करती है। इस फोटो में असम में पारंपरिक वेशभूषा में सजे पुरुषों को हाथियों और बैलगाड़ियों की सहायता से चाय परिवहन करते हुए दिखाया गया है। असम, जो अपनी चाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उस समय आधुनिक परिवहन सुविधाएं सीमित थीं। इसलिए चाय के भारी बोरे और लकड़ी के बक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हाथियों और बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था। हाथी बड़े और कठिन रास्तों पर भारी सामान ढोने के लिए आदर्श माने जाते थे, जबकि बैलगाड़ियां समतल रास्तों पर चाय बागानों से गोदामों या बंदरगाहों तक चाय पहुंचाने के लिए उपयोग होती थीं। यह तस्वीर न केवल असम के चाय व्यापार में श्रमिकों और पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है, बल्कि उस दौर के पारंपरिक परिवहन साधनों और श्रम साध्य व्यापारिक प्रक्रियाओं की झलक भी प्रस्तुत करती है। यह फोटो 1868 में शिमला के एक दृश्य को दिखाता है, जिसे प्रसिद्ध ब्रिटिश फोटोग्राफर सैमुअल बोर्न ने कैद किया था। इस तस्वीर में एक ब्रिटिश महिला को एक पालकी में बैठा दिखाया गया है, जो उस समय उच्च वर्गीय महिलाओं के लिए परिवहन का प्रमुख साधन था। एक ब्रिटिश पुरुष भी वहां मौजूद है, जो संभवतः एक अधिकारी या व्यापारी हो सकता है। साथ ही कुछ स्थानीय भारतीय लोग भी एक दुकान के बाहर खड़े दिखाई देते हैं, जो उस समय ब्रिटिश शासन में भारतीयों और अंग्रेजों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर को दिखाता है। यह दृश्य शिमला की मॉल रोड का है, जो ब्रिटिश काल में एक प्रमुख व्यावसायिक और सामाजिक केंद्र था। यह फोटो 1940 में महात्मा गांधी की शिमला यात्रा के एक महत्वपूर्ण क्षण को दिखाता है। इस तस्वीर में गांधी जी एक रिक्शा में बैठकर भारत के तत्कालीन वायसराय विक्टर होप मार्क्वेस ऑफ लिनलिथगो से मिलने पहुंचे हैं। उनके आगमन पर लोगों की एक बड़ी भीड़ उन्हें देखने और उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठी हो गई। यह दृश्य ब्रिटिश भारत के उस दौर को दर्शाता है जब गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व में थे और उनकी हर यात्रा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती थी। शिमला, जो ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, अक्सर महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं और निर्णयों का केंद्र रहा। इस तस्वीर से यह भी स्पष्ट होता है कि गांधी जी, जो सादगी और अहिंसा के प्रतीक थे, ब्रिटिश शासकों से मिलने के लिए भी पारंपरिक भारतीय साधनों जैसे रिक्शा का उपयोग करते थे, जिससे उनकी विनम्रता और भारतीय जनता से उनका गहरा जुड़ाव झलकता है। यह तस्वीर 1945 में महात्मा गांधी के शिमला आगमन को दिखाती है। यह वह समय था जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और ब्रिटिश सरकार के साथ राजनीतिक वार्ताएं हो रही थीं। गांधी जी का शिमला दौरा संभवतः शिमला सम्मेलन से जुड़ा था, जो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा भारत में एक नई कार्यकारी परिषद के गठन पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। गांधी जी के शिमला पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने, चलने और समर्थन देने के लिए एकत्र हुए थे। उनकी सादगी और प्रभावशाली उपस्थिति ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता की एकता और संघर्ष का प्रतीक बनी हुई थी। यह तस्वीर गांधी जी के राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रभाव को दिखाती है। जहां वे ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत के लिए आए, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से पूरे शहर में उत्साह और राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई होगी। यह फोटो 1860 के दशक में शिमला और उसके आसपास के प्राकृतिक परिदृश्य को दिखाता है। यह वह समय था जब शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुका था और अंग्रेजों ने यहाँ कई प्रशासनिक और आवासीय इमारतें बनवाई थीं। इस तस्वीर में हिमालय की हरी भरी घाटियां, घने देवदार और चीड़ के जंगल, ऊंची पहाड़ियां और कहीं कहीं बर्फ से ढके शिखर नजर आ रहे हैं। उस दौर में शिमला अपेक्षाकृत कम विकसित था और इसकी प्राकृतिक सुंदरता तथा शुद्ध जलवायु अंग्रेजों को आकर्षित करती थी। यह तस्वीर न केवल 19वीं शताब्दी के शिमला की भौगोलिक विशेषताओं को दिखाती है,
बल्कि उस समय के औपनिवेशिक भारत में पहाड़ी क्षेत्रों के महत्व को भी दिखाती है। यह फोटो 1946 के बॉम्बे की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाता है। इस तस्वीर में एक भारतीय महिला को नल से पानी पीते हुए दिखाया गया है, जो शहर के गरीब इलाकों में रहने वाले वंचित वर्गों की कठिनाइयों को दिखाता है। इन इलाकों में स्वच्छ पानी, उचित आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव आम बात थी। 1946 का समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण था, लेकिन सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव अभी भी गहरी जड़ें जमाए हुए थे। यह तस्वीर न केवल शहरी गरीबी और संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक असमानता की एक कड़वी सच्चाई को भी दिखाती है, जिससे लाखों लोग उस दौर में जूझ रहे थे। तो दोस्तों, अगर यह सफर आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। हम इसी तरह आपको अतीत की अनदेखी कहानियों और तस्वीरों से जोड़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।